एलोन रीव मस्क, जन्म 28 जून 1971, एक व्यवसायी और निवेशक हैं। वह स्पेस एक्स के संस्थापक, अध्यक्ष, सीईओ और सीटीओ हैं। एंजेल निवेशक, सीईओ, उत्पाद वास्तुकार और टेस्ला इंक के पूर्व अध्यक्ष, एक्स कॉर्प के मालिक, अध्यक्ष और सीटीओ, बोरिंग कंपनी और एक्सएआई के संस्थापक, न्यूरालिंक और ओपनएआई के सहसंस्थापक और मस्क फाउंडेशन के अध्यक्ष। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दिसंबर 2023 तक अनुमानित कुल संपत्ति 232 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फोर्ब्स के अनुसार 182.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वह दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, मुख्य रूप से टेस्ला और स्पेस एक्स में उनके स्वामित्व हिस्सेदारी से। धनी दक्षिण अफ्रीकी मस्क परिवार के सदस्य। एलोन का जन्म प्रिटोरिया में हुआ था और 18 साल की उम्र में कनाडा में प्रवास करने से पहले उन्होंने अपनी कनाडाई मूल की मां के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने से पहले कुछ समय के लिए प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। 2 साल बाद उन्होंने कनाडा के किंगस्टन में क्वींस यूनिवर्सिटी से मैट्रिक किया। मस्क बाद में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए और अर्थशास्त्र और भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कैलिफोर्निया चले गए, लेकिन 2 दिन बाद ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर ऑनलाइन सिटी गाइड सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की सहस्थापना की। 1999 में कॉम्पैक्ट द्वारा $307 मिलियन में स्टार्टअप का अधिग्रहण किया गया था। 2008 में सीईओ का पद संभालते हुए इसके अध्यक्ष और उत्पाद वास्तुकार बने। 2006 में मस्क ने सोलर सिटी बनाने में मदद की, एक सौर ऊर्जा कंपनी जिसे 2016 में टेस्ला द्वारा अधिग्रहित किया गया और टेस्ला एनर्जी बन गई। 2013 में उन्होंने हाइपरलूप हाई स्पीड वेक्ट्रेन परिवहन प्रणाली का प्रस्ताव रखा। 2015 में उन्होंने एक गैर लाभकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान कंपनी ओपनएआई की सहस्थापना की। अगले वर्ष मस्क ने न्यूरालिंक, मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करने वाली एक न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी और बोरिंग कंपनी, एक सुरंग निर्माण कंपनी की सहस्थापना की। 2022 में उन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर का अधिग्रहण किया। बाद में उन्होंने कंपनी को नवनिर्मित एक्स कॉर्प में विलय कर दिया और अगले वर्ष इस सेवा को एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया। मार्च 2023 में उन्होंने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी एक्सएआई की स्थापना की। मस्क ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं जिन्होंने उन्हें एक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति बना दिया है। अवैज्ञानिक और भ्रामक बयान देने के लिए उनकी आलोचना की गई है, जिसमें कोविड-19 गलत सूचना और यहूदी विरोधी साजिश के सिद्धांत शामिल हैं। ट्विटर पर उनका स्वामित्व भी इसी तरह विवादास्पद रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी, घृणास्पद भाषण और वेबसाइट पर गलत सूचना और दुष्प्रचार में वृद्धि शामिल है, साथ ही ट्विटर ब्लू सत्यापन में परिवर्तन। 2018 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग SEC ने उन पर मुकदमा दायर किया, यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने झूठी घोषणा की थी कि उन्होंने टेस्ला के निजी अधिग्रहण के लिए धन प्राप्त किया था। मामले को निपटाने के लिए मस्क ने टेस्ला के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और $20 मिलियन का जुर्माना अदा किया। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चाइल्डहुड एंड फैमिली। एलोन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था। वह ब्रिटिश और पेंसिल्वेनिया डच वंश के हैं। उनकी मां मे मस्क नी हल्डमैन एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ हैं, जिनका जन्म कनाडा के सस्केचेवान में हुआ था और उनका पालन पोषण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक, सलाहकार और संपत्ति डेवलपर हैं, जिनके पास आंशिक रूप से तांगानिका झील के पास एक जाम्बियन पन्ना खदान के साथ साथ एक किराए का लॉज भी था। टिम्बावती प्राइवेट नेचर रिजर्व।
मस्क का एक छोटा भाई किम्बल और एक छोटी बहन टोस्का है। मस्क की युवावस्था के दौरान उनका परिवार धनी था। उनके पिता रंगभेद विरोधी प्रोग्रेसिव पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में प्रिटोरिया सिटी काउंसिल के लिए चुने गए थे और उन्होंने कहा है कि उनके बच्चों को रंगभेद के प्रति अपने पिता की नापसंदगी पसंद थी। उनके नाना जोशुआ एन हल्दमैन एक अमेरिकी मूल के कनाडाई थे जो अपने परिवार को एकल इंजन वाले बेलैंका हवाई जहाज में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड तोड़ यात्रा पर ले गए थे। 1980 में अपने माता पिता के तलाक के बाद मस्क ने मुख्य रूप से अपने पिता के साथ रहना चुना। मस्क को बाद में अपने फैसले पर पछतावा हुआ और वह अपने पिता से अलग हो गए। उनकी एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई है। एक घटना में जिस लड़के के पिता ने आत्महत्या कर ली थी, उसे बेवकूफ कहने के बाद मस्क को बुरी तरह पीटा गया और कंक्रीट की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया। उनके पिता ने उनके व्यवहार के लिए एलोन का उपहास किया और उनकी चोटों के बावजूद उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। वह किताबों के उत्साही पाठक भी थे। बाद में उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय कुछ हद तक बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन लाइफ, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, द फाउंडेशन सीरीज और द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी को पढ़ने को दिया। 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटिंग और वीडियो गेम में रुचि विकसित की और खुद को VIC 20 उपयोगकर्ता मैनुअल से प्रोग्राम करना सिखाया। 12 साल की उम्र में मस्क ने अपना बेसिक आधारित गेम ब्लास्टर PC और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका को लगभग $500 में बेच दिया। एजुकेशन। मस्क ने वाटरक्लूफ हाउस प्रिपैरेटरी स्कूल, ब्रायंस्टन हाई स्कूल और फिर प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मस्क एक अच्छे लेकिन असाधारण छात्र नहीं थे। उन्होंने अफ्रीकी में 61 अंक और अपने वरिष्ठ गणित प्रमाणन में भी अंक अर्जित किया। मस्क ने अपनी कनाडाई मूल की मां के माध्यम से कनाडाई पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था, यह जानते हुए कि इस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करना आसान होगा। अपने आवेदन के संसाधित होने की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने 5 महीने के लिए प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। मस्क जून 1989 में कनाडा पहुंचे और 1 साल तक सस्केचेवान में अपने दूसरे चचेरे भाई के साथ रहे, एक खेत और लकड़ी मिल में छोटे मोटे काम करते रहे। 1990 में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 2 साल बाद वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, फिलाडेल्फिया में एक आईवी लीग विश्वविद्यालय में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से 2 डिग्री, भौतिकी में कला स्नातक और अर्थशास्त्र में विज्ञान स्नातक की डिग्री हासिल की। हालांकि मस्क ने कहा कि उन्होंने 1995 में डिग्रियां हासिल की, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का कहना है कि उन्हें 1997 में प्रदान किया गया था। उन्होंने कथित तौर पर ट्यूशन के भुगतान में मदद करने के लिए बड़ी टिकट वाली हाउस पार्टियों की मेजबानी की थी और गूगल पुस्तकें के समान इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक स्कैनिंग सेवा के लिए एक व्यवसाय योजना लिखी। 1994 में मस्क ने सिलिकॉन वैली में 2 इंटर्नशिप आयोजित की, एक ऊर्जा भंडारण स्टार्टअप पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसने ऊर्जा भंडारण के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रा कैपेसिटर की जांच की, और दूसरी पालो अल्टो आधारित स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स में। 1995 में उन्हें स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सामग्री विज्ञान में PhD कार्यक्रम के लिए स्वीकार कर लिया गया। हालांकि मस्क ने इंटरनेट बूम में शामिल होने का फैसला किया और नेटस्केप में नौकरी के लिए आवेदन करने के 2 दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी, जिसके लिए उन्हें कथित तौर पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बिजनेस करियर। जिप 2। 1995 में मस्क, उनके भाई किम्बल और ग्रेग कॉरी ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क की स्थापना की, जिसे बाद में जिप 2 नाम दिया गया। कंपनी को मुख्य रूप से $2 लाख अमेरिकी के वित्तपोषण दौर के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था, जिसमें से 10% का योगदान उनके पिता एरोल मस्क द्वारा किया गया था।
कंपनी ने मानचित्रों, दिशाओं और पीले पन्नों के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड विकसित किया और इसे समाचार पत्रों में विपणन किया। उन्होंने पालो ऑल्टो में एक छोटे से किराए के कार्यालय में काम किया। मस्क के साथ हर रात वेबसाइट को कोडिंग करते थे। अंततः जिप 2 को न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून के साथ अनुबंध प्राप्त हुआ। भाइयों ने निदेशक मंडल को सिटी सर्च के साथ विलय छोड़ने के लिए राजी किया। हालांकि सीईओ बनने के मस्क के प्रयासों को विफल कर दिया गया। कॉम्पैक ने फरवरी 1999 में $307 मिलियन नकद में जिप 2 का अधिग्रहण किया और मस्क को अपने 7% शेयर के लिए $22 मिलियन प्राप्त हुए। X.com और पेपैल। मार्च 1999 में मस्क ने कॉम्पैक अधिग्रहण से प्राप्त $12 मिलियन की धनराशि से एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा और ईमेल भुगतान कंपनी X.com की सहस्थापना की। X.com पहले संघ द्वारा बीमाकृत ऑनलाइन बैंकों में से एक था और इसके संचालन के शुरुआती महीनों में 2 लाख से अधिक ग्राहक शामिल हुए। मस्क के दोस्तों ने ऑनलाइन बैंक के नामकरण के बारे में संदेह व्यक्त किया। उन्हें डर था कि इसे गलती से कोई अश्लील साइट समझ लिया गया होगा। मस्क ने उनकी चिंताओं को दूर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि नाम सीधा, यादगार और टाइप करने में आसान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह इससे प्राप्त ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जैसे e8x.com के भी शौकीन थे। भले ही मस्क ने कंपनी की स्थापना की, निवेशकों ने उन्हें अनुभवहीन माना और साल के अंत तक उनकी जगह इंटूट के सीईओ बिल हैरिस को नियुक्त कर दिया। 2000 में प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए X.com का ऑनलाइन बैंक कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया, क्योंकि बाद की धन हस्तांतरण सेवा पेपैल X.com की सेवा से अधिक लोकप्रिय थी। इसके बाद मस्क विलय की गई कंपनी के सीईओ के रूप में लौट आए। यूनिक्स आधारित सॉफ्टवेयर के मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट को उनकी प्राथमिकता ने कंपनी के कर्मचारियों के बीच दरार पैदा कर दी और अंततः कॉन्फिनिटी के सहसंस्थापक पीटर थिएल को इस्तीफा देना पड़ा। कंपनी जटिल तकनीकी समस्याओं और एक सुसंगत व्यवसाय मॉडल की कमी से जूझ रही थी। बोर्ड ने सितंबर 2000 में मस्क को बाहर कर दिया और उनकी जगह थिएल को नियुक्त किया। थिएल के तहत कंपनी ने धन हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित किया सेवा और 2001 में इसका नाम बदलकर पेपैल कर दिया गया। 2002 में पेपैल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन के स्टॉक में अधिग्रहित किया गया था, जिसमें से 11.72% शेयरों के साथ पेपैल के सबसे बड़े शेयरधारक मस्क को $175.8 मिलियन प्राप्त हुए थे। 2017 में 15 से अधिक वर्षों के बाद मस्क ने इसके भावनात्मक मूल्य के लिए पेपाल से X.com डोमेन खरीदा। 2022 में मस्क ने X द एवरीथिंग ऐप बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। स्पेसएक्स। 2001 की शुरुआत में मस्क गैर लाभकारी मार्स सोसाइटी के साथ जुड़ गए और मंगल ग्रह पर पौधों के लिए एक विकास कक्ष स्थापित करने के लिए वित्तपोषण योजनाओं पर चर्चा की। उसी वर्ष अक्टूबर में उन्होंने जिम कैंट्रेल और एडियो रेसी के साथ नवीनीकृत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM खरीदने के लिए मॉस्को की यात्रा की, जो ग्रीन हाउस पेलोड को अंतरिक्ष में भेज सकती थी। उन्होंने एनपीओ लावोचिन और कोस्मोट्रास कंपनियों से मुलाकात की। हालांकि मस्क को नौसिखिया के रूप में देखा गया और समूह खाली हाथ संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया। फरवरी 2002 में समूह 3 ICBM की तलाश के लिए माइक ग्रिफिन इनक्यूटेल के अध्यक्ष के साथ रूस लौट आया। कोस्मोट्रास के साथ उनकी एक और बैठक हुई और उन्हें $8 मिलियन में एक रॉकेट की पेशकश की गई, जिसे मस्क ने अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जो किफायती रॉकेट बना सके। अपने $100 मिलियन के पैसे से मस्क ने मई 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की और कंपनी के सीईओ और मुख्य अभियंता बन गए। स्पेसएक्स ने 2006 में फाल्कन 1 रॉकेट के अपने पहले प्रक्षेपण का प्रयास किया। हालांकि रॉकेट पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा।
लेकिन बाद में इसे नासा प्रशासक और पूर्व स्पेसएक्स सलाहकार माइक ग्रिफिन से वाणिज्यिक कक्षीय परिवहन सेवा कार्यक्रम अनुबंध से सम्मानित किया गया। वह वर्ष 2 और असफल प्रयासों के बाद, जिसके कारण मस्क और उनकी कंपनियां लगभग दिवालिया हो गईं, स्पेसएक्स 2008 में फाल्कन 1 को कक्षा में लॉन्च करने में सफल रहा। उस वर्ष बाद में स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का वाणिज्यिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान की 12 उड़ानों के लिए नासा से पुनः आपूर्ति सेवा अनुबंध, जो 2011 की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिक्ष शटल की जगह लेगा। 2012 में ड्रैगन वाहन ISS के साथ जुड़ा, जो किसी वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान के लिए पहली बार था। पुनः प्रयोज्य रॉकेट के अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए 2015 में स्पेसएक्स ने एक अंतर्देशीय मंच पर फाल्कन 9 के पहले चरण को सफलतापूर्वक उतारा। बाद में स्वायत्त स्पेसपोर्ट ड्रोन जहाजों, जो एक महासागर आधारित पुनर्प्राप्ति प्लेटफॉर्म है, पर लैंडिंग हासिल की गई। 2018 में स्पेसएक्स ने फाल्कन हेवी लॉन्च किया। उद्घाटन मिशन में मस्क के निजी टेस्ला रोडस्टर को डमी पेलोड के रूप में ले जाया गया। 2019 से स्पेसएक्स स्टारशिप विकसित कर रहा है, जो एक पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य सुपर हेवीलिफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसका उद्देश्य फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी को बदलना है। 2020 में स्पेसएक्स ने अपनी पहली चालक दल वाली उड़ान डेमो 2 लॉन्च की, जो अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में स्थापित करने और ISS के साथ एक चालक दल वाले अंतरिक्ष यान को डॉक करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। स्टारलिंक 2015 में स्पेसएक्स ने सैटेलाइट इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए कम पृथ्वी कक्षा उपग्रहों के स्टारलिंक समूह का विकास शुरू किया। फरवरी 2018 में लॉन्च किए गए पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रहों के साथ परीक्षण उपग्रहों का दूसरा सेट और पहली बड़ी तैनाती तारामंडल का एक टुकड़ा मई 2019 में हुआ, जब पहले 60 परिचालन उपग्रह लॉन्च किए गए थे। स्पेसएक्स द्वारा तारामंडल के डिजाइन, निर्माण और तैनाती की 1 दशक लंबी परियोजना की कुल लागत लगभग $10 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ सहित कुछ आलोचकों ने आरोप लगाया है कि स्टारलिंक आकाश के दृश्य को अवरुद्ध करता है और अंतरिक्ष यान के टकराव का खतरा पैदा करता है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान मस्क ने इंटरनेट पहुंच और संचार प्रदान करने के लिए यूक्रेन में स्टारलिंक टर्मिनल भेजे। अक्टूबर 2022 में मस्क ने कहा कि यूक्रेन को लगभग 20,000 उपग्रह टर्मिनल दान किए गए थे, साथ में मुफ्त डेटा ट्रांसफर सदस्यता भी, जिसकी लागत स्पेसएक्स $80 मिलियन थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग से यूक्रेन की ओर से आगे की इकाइयों और भविष्य की सदस्यता के लिए भुगतान करने के लिए कहने के बाद मस्क ने सार्वजनिक रूप से कहा कि स्पेसएक्स यूक्रेन को $400 मिलियन की वार्षिक लागत पर मुफ्त में स्टारलिंक प्रदान करना जारी रखेगा। उसी समय मस्क ने खुद को स्वतंत्र भाषण निरपेक्षवादी घोषित करते हुए स्टारलिंक पर रूसी राज्य मीडिया को ब्लॉक करने से इनकार कर दिया। टेस्ला इंक मूल रूप से टेस्ला मोटर्स को जुलाई 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा शामिल किया गया था, जिन्होंने सीरीज ए दौर की फंडिंग तक कंपनी को वित्त पोषित किया था। मस्क की भागीदारी से पहले दोनों व्यक्तियों ने कंपनी के शुरुआती विकास में सक्रिय भूमिका निभाई थी। मस्क ने फरवरी 2004 में निवेश के सीरीज ए दौर का नेतृत्व किया। उन्होंने $6.5 मिलियन का निवेश किया, बहुसंख्यक शेयरधारक बन गए और टेस्ला के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में शामिल हो गए। मस्क ने कंपनी के भीतर सक्रिय भूमिका निभाई और रोडस्टर उत्पाद डिजाइन का निरीक्षण किया, लेकिन वह दिन प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन में गहराई से शामिल नहीं थे। 2007 में बढ़ते संघर्षों की एक श्रृंखला और 2007 से 2008 के वित्तीय संकट के बाद एबरहार्ड को फर्म से बाहर कर दिया गया था।
पेज आवश्यक मस्क ने 2008 में सीईओ और उत्पाद वास्तुकार के रूप में कंपनी का नेतृत्व संभाला। एबरहार्ड के साथ 2009 के मुकदमे के समझौते में मस्क को टारपेनिंग और 2 अन्य लोगों के साथ टेस्ला के सहसंस्थापक के रूप में नामित किया गया। 2019 तक मस्क वैश्विक स्तर पर किसी भी ऑटोमोटिव निर्माता के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीईओ थे। 2021 में मस्क ने सीईओ के रूप में अपना पद बरकरार रखते हुए नाममात्र रूप से अपना शीर्षक टेक्नोकिंग में बदल दिया। टेस्ला ने 2008 में एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर की डिलीवरी शुरू की। लगभग 2500 वाहनों की बिक्री के साथ यह लिथियम आयन बैटरी सेल का उपयोग करने वाली पहली सीरियल प्रोडक्शन ऑल इलेक्ट्रिक कार थी। टेस्ला ने 2012 में अपनी 4 दरवाजों वाली मॉडल एस सेडान की डिलीवरी शुरू की। एक क्रॉसओवर मॉडल एक्स को 2015 में लॉन्च किया गया था। एक मास मार्केट सेडान मॉडल 3 2017 में जारी किया गया था। मॉडल 3 दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाली प्लग इन इलेक्ट्रिक कार है और जून 2021 में यह वैश्विक स्तर पर 10 लाख यूनिट बेचने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार बन गई। 5वां वाहन मॉडल वाई क्रॉसओवर 2020 में लॉन्च किया गया था। साइबर ट्रक एक ऑल इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक का 2019 में अनावरण किया गया था। मस्क के तहत टेस्ला ने मल्टीपल लिथियम का भी निर्माण किया है, आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन फैक्ट्रियां, जिनका नाम गीगा फैक्ट्रीज है। 2010 में अपनी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद से टेस्ला स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 2020 की गर्मियों में सबसे मूल्यवान कार निर्माता बन गई और इसने उस वर्ष के अंत में S&P 500 में प्रवेश किया। अक्टूबर 2021 में यह $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंच गया, ऐसा करने वाली अमेरिकी इतिहास की छठी कंपनी। नवंबर 2021 में मस्क ने ट्विटर पर अपने टेस्ला स्टॉक का 10% बेचने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि कर से बचने के साधन के रूप में अवास्तविक लाभ से हाल ही में बहुत कुछ किया गया है। 3.5 मिलियन से अधिक ट्विटर खातों द्वारा बिक्री का समर्थन करने के बाद मस्क ने एक सप्ताह के भीतर $6.9 बिलियन का टेस्ला स्टॉक बेच दिया और साल के अंत तक कुल $16.4 बिलियन की बिक्री की, जो 10% लक्ष्य तक पहुंच गया। फरवरी 2022 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एलोन और किम्बल मस्क दोनों बिक्री से संबंधित संभावित अंदरूनी व्यापार के लिए SEC द्वारा जांच के दायरे में थे। 2022 में मस्क ने टेस्ला द्वारा विकसित एक रोबोट ऑप्टिमस का अनावरण किया। 20 जून 2023 को मस्क ने न्यूयॉर्क शहर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि वह जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में निवेश करने में रुचि रखते हैं। ट्वीट्स के संबंध में SEC और शेयरधारक मुकदमे। 2018 में मस्क पर SEC द्वारा एक ट्वीट के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि संभावित रूप से टेस्ला को निजी तौर पर लेने के लिए फंडिंग सुरक्षित की गई थी। मुकदमे में ट्वीट को झूठा, भ्रामक और निवेशकों को नुकसान पहुंचाने वाला बताया गया और मस्क को सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के CEO के रूप में काम करने से रोकने की मांग की गई। 2 दिन बाद मस्क ने SEC के आरोपों को स्वीकार या खंडन किए बिना SEC के साथ समझौता कर लिया। परिणामस्वरूप मस्क और टेस्ला प्रत्येक पर $20 मिलियन का जुर्माना लगाया गया और मस्क को टेस्ला के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन CEO के रूप में बने रहने में सक्षम रहे। अप्रैल 2022 में कई टेस्ला शेयरधारकों के साथ ट्वीट पर मस्क पर मुकदमा करने वाले शेयरधारक ने कहा कि एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि ट्वीट झूठा था, हालांकि विचाराधीन फैसले को उजागर नहीं किया गया है। फरवरी 2023 में जूरी ने मस्क और टेस्ला को उत्तरदायी नहीं पाया। मस्क ने साक्षात्कारों में कहा है कि उन्हें उस ट्वीट को पोस्ट करने का अफसोस नहीं है जिसके कारण SEC जांच शुरू हुई,
2019 में मस्क ने एक ट्वीट में कहा था कि टेस्ला उस साल 5 लाख कारें बनाएगी। SEC ने मस्क के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अदालत में याचिका दायर की, जिसमें अदालत से ऐसे ट्वीट के माध्यम से समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें अवमानना के तहत दोषी ठहराए जाने की मांग की गई। इस आरोप का मस्क ने खंडन किया था। यह अंततः मस्क और SEC के बीच एक संयुक्त समझौते द्वारा तय किया गया, जिसमें पिछले समझौते के विवरण को स्पष्ट किया गया था। समझौते में उन विषयों की एक सूची शामिल थी जिनके बारे में ट्वीट करने से पहले मस्क को पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी। 2020 में एक न्यायाधीश ने एक मुकदमे को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसमें दावा किया गया था कि टेस्ला स्टॉक मूल्य बहुत अधिक IMO के संबंध में मस्क के एक ट्वीट ने समझौते का उल्लंघन किया है। FOIA द्वारा जारी रिकॉर्ड से पता चला है कि SEC ने खुद निष्कर्ष निकाला है कि मस्क ने टेस्ला के सौर छत उत्पादन की मात्रा और इसके स्टॉक मूल्य के संबंध में ट्वीट करके 2 बार समझौते का उल्लंघन किया है। सोलर सिटी और टेस्ला एनर्जी। मस्क ने सोलर सिटी के लिए प्रारंभिक अवधारणा और वित्तीय पूंजी प्रदान की, जिसे उनके चचेरे भाई लिंडन और पीटर रिव ने 2006 में स्थापित किया था। 2013 तक सोलर सिटी संयुक्त राज्य अमेरिका में सौर ऊर्जा प्रणालियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता था। 2014 में मस्क ने बफेलो, न्यूयॉर्क में एक उन्नत उत्पादन सुविधा के निर्माण के लिए सोलर सिटी के विचार को बढ़ावा दिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े सौर संयंत्र के आकार का 3 गुना होगा। कारखाने का निर्माण 2014 में शुरू हुआ और 2017 में पूरा हुआ। यह 2020 की शुरुआत तक पैनासोनिक के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित हुआ। टेस्ला ने 2016 में $2 बिलियन से अधिक में सोलर सिटी का अधिग्रहण किया और टेस्ला एनर्जी बनाने के लिए इसे अपनी बैटरी इकाई के साथ विलय कर दिया। सौदे की घोषणा के परिणामस्वरूप टेस्ला के शेयर मूल्य में 10% से अधिक की गिरावट आई। उस समय सोलर सिटी तरलता की समस्या का सामना कर रही थी। कई शेयरधारक समूहों ने मस्क और टेस्ला के निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि सोलर सिटी की खरीद पूरी तरह से मस्क को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी और यह टेस्ला और उसके शेयरधारकों की कीमत पर हुई थी। टेस्ला के निदेशकों ने जनवरी 2020 में मुकदमा सुलझा लिया, जिससे मस्क एकमात्र शेष प्रतिवादी रह गए। 2 साल बाद अदालत ने मस्क के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यूरालिंक। 2016 में मस्क ने $100 मिलियन के निवेश के साथ एक न्यूरोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक की सहस्थापना की। न्यूरालिंक का उद्देश्य ऐसे उपकरणों का निर्माण करके मानव मस्तिष्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के साथ एकीकृत करना है, जो मशीनों के साथ विलय की सुविधा के लिए मस्तिष्क में एम्बेडेड हैं। ऐसी तकनीक मेमोरी को बढ़ा सकती है या उपकरणों को सॉफ्टवेयर के साथ संचार करने की अनुमति दे सकती है। कंपनी को ऐसे उपकरण विकसित करने की भी उम्मीद है जिससे अल्जाइमर रोग, मनोभ्रंश और रीढ़ की हड्डी की चोटों जैसी न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का इलाज किया जा सके। 2019 में मस्क ने एक सिलाई मशीन जैसे उपकरण पर काम करने की घोषणा की जो मानव मस्तिष्क में धागे को एम्बेड कर सकती है। उन्हें अक्टूबर 2019 के पेपर के एकमात्र लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें न्यूरालिंक के कुछ शोधों का विवरण दिया गया है। हालांकि मस्क को इस तरह सूचीबद्ध किया जाना न्यूरालिंक टीम के शोधकर्ताओं को परेशान करता है। 2020 के लाइव प्रदर्शन में मस्क ने अपने शुरुआती उपकरणों में से एक को आपकी खोपड़ी में एक फिटबिट के रूप में वर्णित किया, जो जल्द ही पक्षाघात, बहरापन, अंधापन और अन्य विकलांगताओं को ठीक कर सकता है। कई न्यूरोवैज्ञानिकों और प्रकाशनों ने इन दावों की आलोचना की। MIT टेक्नोलॉजी रिव्यूज ने उन्हें अत्यधिक अटकलें और न्यूरोसाइंस थिएटर के रूप में वर्णित किया।
दर्शन के दौरान मस्क ने न्यूरालिंक इम्प्लांट के साथ एक सुअर का खुलासा किया जो गंध से संबंधित तंत्रिका गतिविधि को ट्रैक करता था। 2022 में न्यूरालिंक ने घोषणा की कि क्लिनिकल परीक्षण वर्ष के अंत तक शुरू हो जाएगा। न्यूरालिंक ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस प्राइमेट रिसर्च सेंटर में मकाक बंदरों पर आगे पशु परीक्षण किया है। 2021 में कंपनी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक मकाक ने न्यूरालिंक इम्प्लांट के माध्यम से वीडियो गेम पोंग खेला। कंपनी के पशु परीक्षणों, जिसके कारण कुछ बंदरों की मृत्यु हुई, के कारण पशु क्रूरता के दावे किए गए। रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन के लिए चिकित्सकों की समिति ने आरोप लगाया है कि न्यूरालिंक के पशु परीक्षणों ने पशु कल्याण अधिनियम का उल्लंघन किया है। कर्मचारियों ने शिकायत की है कि विकास में तेजी लाने के लिए मस्क के दबाव के कारण असफल प्रयोग और अनावश्यक जानवरों की मौतें हुई हैं। 2022 में न्यूरालिंक द्वारा संभावित पशु कल्याण उल्लंघनों की एक संघीय जांच शुरू की गई थी। सितंबर 2023 में कंपनी को मानव परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दी गई थी। कंपनी 6 साल का अध्ययन करेगी। बोरिंग कंपनी 2017 में मस्क ने सुरंगों के निर्माण के लिए बोरिंग कंपनी की स्थापना की और विशेष भूमिगत उच्च अधिभोग वाले वाहनों की योजना का खुलासा किया जो 150 मील प्रति घंटे 240 किलोमीटर बटा घंटा तक यात्रा कर सकते हैं और इस प्रकार प्रमुख शहरों में जमीन के ऊपर यातायात को रोक सकते हैं। 2017 की शुरुआत में कंपनी ने नियामक निकायों के साथ चर्चा शुरू की और 30 फुट 9.1 मीटर चौड़ा, 50 फुट 15 मीटर लंबा और 15 फुट 4.6 मीटर गहरा निर्माण शुरू किया। स्पेस एक्स के कार्यालयों के परिसर में परीक्षण ट्रेंच, क्योंकि इसके लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं थी। लॉस एंजल्स सुरंग, जिसकी लंबाई 2 मील 3.2 किलोमीटर से भी कम है, 2018 में पत्रकारों के सामने पेश की गई। इसमें टेस्ला मॉडल एक्स का उपयोग किया गया था और बताया गया था कि उपइष्टतम गति से यात्रा करते समय यह एक कठिन सवारी थी। 2018 में शिकागो और वेस्ट लॉस एंजल्स में घोषित 2 सुरंग परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि लास वेगास कन्वेंशन सेंटर के नीचे एक सुरंग 2021 की शुरुआत में पूरी हो गई थी। स्थानीय अधिकारियों ने सुरंग प्रणाली के और विस्तार को मंजूरी दे दी है। 2021 में फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा के लिए सुरंग निर्माण को मंजूरी दी गई थी। ट्विटर एक्स, मस्क ने 2017 की शुरुआत में ही ट्विटर को खरीदने में रुचि व्यक्त की थी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति मंच की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया था। इसके अतिरिक्त उनकी पूर्व पत्नी तलुलाह रिले ने उनसे वोकिज्म को रोकने के लिए ट्विटर खरीदने का आग्रह किया था। जनवरी 2022 में मस्क ने ट्विटर शेयर खरीदना शुरू किया। अप्रैल तक 9.2% हिस्सेदारी तक पहुंच गए, जिससे वह सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। जब यह सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया तो कंपनी के 2013 आईपीओ के बाद से ट्विटर शेयरों में सबसे बड़ी इंट्राडे कीमत में वृद्धि का अनुभव हुआ। 4 अप्रैल को मस्क एक समझौते पर सहमत हुए जो उन्हें ट्विटर के निदेशक मंडल में नियुक्त करेगा और उन्हें कंपनी में 14.9% से अधिक का अधिग्रहण करने से रोक देगा। हालांकि 13 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए $43 बिलियन की पेशकश की और ट्विटर के 100% स्टॉक को $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने के लिए एक अधिग्रहण बोली शुरू की। जवाब में ट्विटर के बोर्ड ने एक जहर की गोली शेयरधारक अधिकार योजना अपनाई, जिससे किसी भी एकल निवेशक के लिए बोर्ड की मंजूरी के बिना कंपनी में 15% से अधिक हिस्सेदारी रखना अधिक महंगा हो जाएगा। फिर भी महीने के अंत तक मस्क ने लगभग $44 बिलियन की अपनी बोली सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। इसमें उनके टेस्ला स्टॉक के विरुद्ध लगभग $12.5 बिलियन का ऋण और $21 बिलियन का इक्विटी वित्तपोषण शामिल था।
सौदे की प्रतिक्रिया में अगले दिन टेस्ला का शेयर बाजार मूल्य $100 बिलियन से अधिक कम हो गया। बाद में उन्होंने अपने 86 मिलियन फॉलोअर्स के लिए ट्विटर कार्यकारी विजया गड्डे की नीतियों की आलोचना करते हुए ट्वीट किया, जिसके कारण उनमें से कुछ उनके खिलाफ लिंगभेदी और नस्लवादी उत्पीड़न में शामिल हो गए। अधिग्रहण की घोषणा के ठीक एक महीने बाद मस्क ने कहा कि एक रिपोर्ट के बाद सौदा रुक गया था कि ट्विटर के 5% दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता स्पैम खाते थे। हालांकि उन्होंने शुरू में अधिग्रहण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने जुलाई में सौदे को समाप्त करने की अधिसूचना भेजी। ट्विटर के निदेशक मंडल ने जवाब दिया कि वे उसे लेन देन में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 12 जुलाई 2022 को ट्विटर ने ट्विटर को खरीदने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते का उल्लंघन करने के लिए डेलावेयर के चांसरी कोर्ट में मस्क पर औपचारिक रूप से मुकदमा दायर किया। अक्टूबर 2022 में मस्क ने फिर पलटवार करते हुए ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर पर खरीदने की पेशकश की। अधिग्रहण आधिकारिक तौर पर 27 अक्टूबर को पूरा हुआ। अधिग्रहण के तुरंत बाद मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल सहित कई शीर्ष ट्विटर अधिकारियों को निकाल दिया। इसके बजाय मस्क सीईओ बन गए। उन्होंने ब्लू चेक के लिए $7.99 की मासिक सदस्यता शुरू की और कंपनी के कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को निकाल दिया। मस्क ने बी जैसे खातों को बहाल करने सहित सामग्री मॉडरेशन को कम कर दिया और दिसंबर में मस्क ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव की अगुवाई में हंटर बिडेन के लैपटॉप विवाद के ट्विटर मॉडरेशन से संबंधित आंतरिक दस्तावेज जारी किए। इन आंतरिक दस्तावेजों पर पत्रकारों मैट टैब्बी, बारी वीस, माइकल शेलेनबर्गर और अन्य की टिप्पणियां ट्विटर पर ट्विटर फाइल्स के रूप में पोस्ट की गईं। न्यायपालिका पर यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ने 9 मार्च 2023 को ट्विटर फाइलों पर सुनवाई की, जिसमें टैब्बी और शेलेनबर्गर ने गवाही दी। दक्षिणी गरीबी कानून केंद्र ने नोट किया कि ट्विटर ने कई चरमपंथियों का सत्यापन किया है। उनके अधिग्रहण के बाद मंच पर घृणास्पद भाषण भी बढ़ गया। 2022 के अंत में मस्क द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्विटर पोल के बाद मस्क ने सीईओ के रूप में पद छोड़ने का वादा किया, जिसमें पाया गया कि अधिकांश उपयोगकर्ता चाहते थे कि वह ऐसा करें। 5 महीने बाद मस्क ने सीईओ का पद छोड़ दिया और पूर्व एनबीसी यूनिवर्सल कार्यकारी लिंडा याकारिनो को इस पद पर नियुक्त किया और उनकी भूमिका को कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी में बदल दिया। 20 नवंबर 2023 को टेक्सास में अमेरिकी जिला न्यायालय में एक्स ने एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि मीडिया मैटर्स ने एक्स प्लेटफॉर्म में हेरफेर किया। एक्स ने कहा कि मीडिया मैटर्स ने उन खातों का उपयोग किया जो प्रमुख ब्रांडों के खातों का अनुसरण करते थे और फीड को अनंत स्क्रॉल करने और ताज़ा करने का सहारा लिया, जब तक कि उसे चरमपंथी पोस्ट के बगल में विज्ञापन नहीं मिले। नेतृत्व शैली। मस्क को अक्सर एक माइक्रो मैनेजर के रूप में वर्णित किया जाता है और उन्होंने खुद को नैनो मैनेजर कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके दृष्टिकोण को निरंकुश बताया है। मस्क औपचारिक व्यावसायिक योजनाएं नहीं बनाते हैं। इसके बजाय उनका कहना है कि वह इंजीनियरिंग समस्याओं, गैर अनुक्रमिक को पुनरावृत्त डिजाइन पद्धति और विफलताओं के प्रति सहनशीलता के साथ देखना पसंद करते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को कंपनी के अपने शब्दजाल को अपनाने के लिए मजबूर किया और अपने सलाहकारों की सिफारिशों के खिलाफ महत्वाकांक्षी, जोखिम भरी और महंगी परियोजनाएं शुरू की, जैसे टेस्ला ऑटो पायलट से फ्रंट फेसिंग रडार को हटाना। ऊर्ध्वाधर एकीकरण पर उनके आग्रह के कारण उनकी कंपनियों को अधिकांश उत्पादन घरेलू स्तर पर स्थानांतरित करना पड़ता है, जबकि इसके परिणामस्वरूप स्पेसएक्स के रॉकेट की लागत बच गई। लंबवत एकीकरण ने टेस्ला के सॉफ्टवेयर के लिए कई प्रयोज्य समस्याएं पैदा कर दी हैं। मस्क के कर्मचारियों को संभालने का तरीका, जिनसे वह बड़े पैमाने पर ईमेल के माध्यम से सीधे संवाद करते हैं, को गाजर और छड़ी के रूप में चित्रित किया गया है,
जो उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो रचनात्मक आलोचना करते हैं, जबकि उन्हें अपने कर्मचारियों को धमकी देने, गाली देने और नौकरी से निकालने के लिए भी जाना जाता है। मस्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके कर्मचारी लंबे समय तक काम करेंगे, कभी-कभी प्रति सप्ताह 80 घंटे तक। उन्होंने अपने नए कर्मचारियों से सख्त गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर कराए हैं और अक्सर गोलीबारी करते हैं, जैसे कि 2018 में मॉडल 3 प्रोडक्शन हेल के दौरान। 2022 में मस्क ने गोलीबारी की योजना का खुलासा किया। टेस्ला के कार्यबल का 10% अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी चिंताओं के कारण। उसी महीने उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला में दूरस्थ कार्य को निलंबित कर दिया और उन कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी दी जो कार्यालय में प्रति सप्ताह 40 घंटे काम नहीं करते हैं। मस्क के नेतृत्व की कुछ लोगों ने प्रशंसा की है, जो इसे टेस्ला और उनके अन्य प्रयासों की सफलता का श्रेय देते हैं, और दूसरों द्वारा आलोचना की गई है जो उन्हें संवेदनहीन मानते हैं और उनके प्रबंधकीय निर्णयों को मानवीय समझ की कमी दर्शाते हैं। 2021 की पुस्तक पावर प्ले में मस्क द्वारा कर्मचारियों को डांटने के किस्से शामिल हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि जब मस्क ने अपने वाहनों को सेल्फ ड्राइविंग के रूप में ब्रांड करने पर जोर दिया, तो उन्हें ग्राहकों के जीवन को खतरे में डालने के लिए अपने इंजीनियरों की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। अदर एक्टिविटीज। मस्क फाउंडेशन। मस्क उस मस्क फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं जिसकी स्थापना उन्होंने 2001 में की थी, जिसका घोषित उद्देश्य है आपदा क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना, अनुसंधान, विकास और वकालत का समर्थन करें, मानव अंतरिक्ष अन्वेषण, बाल चिकित्सा, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित हितों के लिए और विज्ञान और इंजीनियरिंग शैक्षिक प्रयासों का समर्थन करते हैं। 2020 तक फाउंडेशन ने 350 दान दिए हैं। उनमें से लगभग आधे वैज्ञानिक अनुसंधान या शिक्षा गैर लाभकारी संस्थाओं के लिए बनाए गए थे। उल्लेखनीय लाभार्थियों में विकिमीडिया फाउंडेशन, उनका अल्मा मेटर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय और उनके भाई किम्बल की गैर लाभकारी संस्था बिग ग्रीन शामिल हैं। 2002 से 2018 तक फाउंडेशन ने गैर लाभकारी संगठनों को सीधे $25 मिलियन दिए, जिनमें से लगभग आधा मस्क के ओपनएआई को गया, जो उस समय एक गैर लाभकारी संस्था थी। 2012 में मस्क ने गिविंग प्रतिज्ञा ली, जिससे उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान या अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा धर्मार्थ कार्यों के लिए देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने एक्स प्राइज फाउंडेशन में पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें बेहतर कार्बन कैप्चर तकनीक को पुरस्कृत करने के लिए $100 मिलियन भी शामिल हैं। वॉक्स ने कहा, मस्क फाउंडेशन अपनी सादगी में लगभग मनोरंजक है और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से अपारदर्शी है, यह देखते हुए कि इसकी वेबसाइट सादे पाठ में केवल 33 शब्दों की थी। अपेक्षाकृत कम मात्रा में दान की गई संपत्ति के लिए फाउंडेशन की आलोचना की गई है। 2020 में फोर्ब्स ने मस्क को 1 का परोपकार स्कोर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का 1% से भी कम दान किया था। नियामक फाइलिंग के अनुसार नवंबर 2021 में मस्क ने टेस्ला के $5.7 बिलियन के शेयर दान में दे दिए। हालांकि ब्लूमबर्ग न्यूज ने नोट किया कि यह सब उनकी अपनी नींद में चला गया, जिससे 2021 के अंत में मस्क फाउंडेशन की संपत्ति $9.4 बिलियन तक पहुंच गई। फाउंडेशन ने उस वर्ष गैर लाभकारी संस्थाओं को 160 मिलियन। फाउंडेशन ने एक नए उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए $100 मिलियन का दान भी आवंटित किया, जिसे मस्क ने मजाक में टेक्सास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कहा था। हाइपरलूप। अगस्त 2013 में मस्क ने एक वैक्यूम ट्यूब ट्रेन के एक संस्करण की योजना की घोषणा की और वैचारिक नींव स्थापित करने और प्रारंभिक डिजाइन बनाने के लिए स्पेसएक्स और टेस्ला के 1 दर्जन इंजीनियरों को नियुक्त किया।
उसी वर्ष बाद में मस्क ने इस अवधारणा का अनावरण किया, जिसे उन्होंने हाइपरलूप का नाम दिया। सिस्टम के लिए अल्फा डिजाइन टेस्ला और स्पेस एक्स ब्लॉग पर पोस्ट किए गए एक श्वेतपत्र में प्रकाशित किया गया था। दस्तावेज में प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ाया गया और एक काल्पनिक मार्ग की रूपरेखा तैयार की गई, जहां $6 बिलियन की अनुमानित लागत पर ग्रेटर लॉस एंजल्स क्षेत्र और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के बीच ऐसी परिवहन प्रणाली बनाई जा सकती है। यदि प्रस्तावित लागत तकनीकी रूप से व्यवहार्य है, तो हाइपरलूप यात्रा इतनी लंबी दूरी के लिए परिवहन के किसी भी अन्य साधन की तुलना में सस्ती हो जाएगी। 2015 में मस्क ने 2015 से 2017 हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता के लिए स्पेसएक्स प्रायोजित लंबे ट्रैक पर काम करने के लिए हाइपरलूप पॉड बनाने के लिए छात्रों और अन्य लोगों के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता की घोषणा की। ट्रैक का उपयोग जनवरी 2017 में किया गया था और मस्क ने यह भी घोषणा की थी कि कंपनी ने एक सुरंग परियोजना शुरू की थी, जिसका गंतव्य हॉथोर्न म्युनिसिपल एयरपोर्ट था। जुलाई 2017 में मस्क ने कहा कि उन्हें फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर दोनों स्थानों पर स्टॉप के साथ न्यूयॉर्क शहर से वाशिंगटन डीसी तक हाइपरलूप बनाने के लिए मौखिक सरकार की मंजूरी मिल गई है। अनुमानित डीसी टू बाल्टीमोर लेक का उल्लेख 2021 में बोरिंग कंपनी की वेबसाइट से हटा दिया गया था। हॉथोर्न के लिए सुरंग परियोजना को 2022 में बंद कर दिया गया था और इसे स्पेसएक्स श्रमिकों के लिए पार्किंग स्थलों में परिवर्तित करने का हवाला दिया गया है। जीवनी लेखक एशली वेंस ने कहा है कि मस्क को उम्मीद थी कि हाइपरलूप उस समय कैलिफोर्निया में मौजूद जनता और विधायकों को हाई स्पीड ट्रेन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने पर मजबूर करेगा और अधिक रचनात्मक विचारों पर विचार करेगा। ओपनएआई और XAI। दिसंबर 2015 में मस्क ने ओपनएआई की सहस्थापना की, जो एक गैर लाभकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अनुसंधान कंपनी है, जिसका लक्ष्य मानवता के लिए सुरक्षित और लाभकारी कृत्रिम सामान्य बुद्धि विकसित करना है। कंपनी का विशेष ध्यान सरकारों और निगमों के विरुद्ध कृत्रिम अधीक्षण प्रणालियों का लोकतंत्रीकरण करना है। मस्क ने ओपनएआई को $1 अरब की फंडिंग देने का वादा किया। 2023 में मस्क ने ट्वीट किया कि उन्होंने ओपनएआई को कुल $100 मिलियन दिए हैं। टेकक्रंच ने बाद में बताया कि सार्वजनिक रिकॉर्ड की अपनी जांच के अनुसार ओपनएआई की फंडिंग का केवल $15 मिलियन निश्चित रूप से मस्क के पास पाया जा सकता है। मस्क ने बाद में कहा कि उन्होंने लगभग $50 मिलियन का दान दिया है। 2018 में टेस्ला के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका के साथ भविष्य में संभावित टकराव से बचने के लिए मस्क ने ओपनएआई बोर्ड छोड़ दिया, क्योंकि बाद वाली कंपनी टेस्ला ऑटो पायलट के माध्यम से एआई में तेजी से शामिल हो गई। तब से ओपनएआई ने मशीन लर्निंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। GPT-3 मानव जैसे पाठ का उत्पादन और DLLI प्राकृतिक भाषा विवरणों से डिजिटल छवियां उत्पन्न करना जैसे तंत्रिका नेटवर्क का निर्माण किया है। 12 जुलाई 2023 को एलोन मस्क ने XAI नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य एक जेनेटिव AI प्रोग्राम विकसित करना है जो ChatGPT जैसी मौजूदा पेशकशों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कंपनी ने कथित तौर पर गूगल और ओपनएआई से इंजीनियरों को काम पर रखा है। कंपनी, जो नेवादा में स्थापित है, ने 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयां खरीदी। मस्क कथित तौर पर स्पेसएक्स और टेस्ला में निवेशकों से फंडिंग प्राप्त कर रहे थे। थम ल्यूआन केव रेस्क्यू एंड डेफेमेशन केस थाम लुआंग गुफा बचाव और मानहानि का मामला। जुलाई 2018 में मस्क ने थाईलैंड में बाढ़ वाली गुफा में फंसे बच्चों को बचाने में सहायता के लिए अपने कर्मचारियों के लिए एक मिनी पनडुब्बी बनाने की व्यवस्था की। अंतर्राष्ट्रीय बचाव गोताखोरी टीम के नेता रिचर्ड स्टैंटन ने मस्क से बाढ़ की स्थिति खराब होने की स्थिति में बैकअप के रूप में वाहन के निर्माण की सुविधा देने का आग्रह किया।
स्पेस एक्स और बोरिंग कंपनी के इंजीनियरों ने 8 घंटे में फाल्कन 9 तरल ऑक्सीजन ट्रांसफर ट्यूब से मिनी पनडुब्बी का निर्माण किया और व्यक्तिगत रूप से इसे थाईलैंड पहुंचाया। हालांकि इस समय तक 12 बच्चों में से 8 को पहले ही बचाया जा चुका था। बचावकर्मी पूरे चेहरे पर मास्क, ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कर रहे थे। परिणामस्वरूप थाई अधिकारियों ने पनडुब्बी का उपयोग करने से इनकार कर दिया। मार्च 2019 में मस्क उन 187 लोगों में से एक थे जिन्हें बचाव प्रयास में शामिल होने के लिए थाईलैंड के राजा द्वारा विभिन्न सम्मान प्राप्त हुए थे। बचाव के तुरंत बाद वर्नोन अंसवर्थ, एक ब्रिटिश मनोरंजक गुफा जो पिछले 6 वर्षों से गुफा की खोज कर रहा था और ऑपरेशन में एक महत्वपूर्ण सलाहकार की भूमिका निभाई थी, ने CNN पर पनडुब्बी की आलोचना की और कहा कि यह जनसंपर्क के प्रयास से ज्यादा कुछ नहीं है। सफलता की संभावना यह बनाए रखते हुए कि मस्क को गुफा मार्ग कैसा होगा इसकी कोई कल्पना नहीं थी और अपनी पनडुब्बी को वहां चिपका सकते हैं जहां दर्द होता है। मस्क ने ट्विटर पर दावा किया कि यह उपकरण काम करेगा और अंसवर्थ को पीडो आदमी के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने ट्वीट्स हटा दिए और माफी मांगी और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेर स्कारलेट के आलोचनात्मक ट्वीट्स पर अपनी प्रतिक्रियाएं हटा दी, जिसके कारण उनके अनुयायियों ने उन्हें परेशान किया था। बाद में बज़फीड न्यूज को एक ईमेल में मस्क ने अंसवर्थ को बाल बलात्कारी कहा और कहा कि उसने एक बच्चे से शादी की है। सितंबर में अंसवर्थ ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। अपने बचाव में मस्क ने तर्क दिया कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो दक्षिण अफ्रीका में पीडो गाय का इस्तेमाल एक आम अपमान था। डरावने बूढ़े आदमी का पर्याय और इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की शक्ल और सूरत का अपमान करने के लिए किया जाता है। आचरण मानहानि का मामला दिसंबर 2019 में शुरू हुआ, जिसमें अंसवर्थ ने $190 मिलियन के हर्जाने की मांग की। परीक्षण के दौरान मस्क ने ट्वीट के लिए अंसवर्थ से फिर माफी मांगी। 6 दिसंबर को जूरी ने मस्क के पक्ष में फैसला सुनाया और फैसला सुनाया कि वह उत्तरदायी नहीं थे। 2018 कैनबिस इंसिडेंट 2018 भांग की घटना। सितंबर 2018 में द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट के एक एपिसोड में मस्क का साक्षात्कार लिया गया था, जिसके दौरान उन्होंने कैनबिस के साथ सिगार का नमूना लिया था। 2022 में मस्क ने कहा कि उन्हें और स्पेसएक्स के अन्य कर्मचारियों को घटना के बाद लगभग 1 साल तक यादृच्छिक दवा परीक्षणों से गुजरना पड़ा, जैसा कि संघीय ठेकेदारों के लिए 1988 के ड्रग मुक्त कार्यस्थल अधिनियम के अनुसार आवश्यक था। 2019 60 मिनट साक्षात्कार में मस्क ने कहा था, मैं पॉट धूम्रपान नहीं करता। जैसा कि उस पॉडकास्ट को देखने वाला कोई भी व्यक्ति बता सकता है, मुझे नहीं पता कि पॉट धूम्रपान कैसे किया जाता है। संगीत। अप्रैल 2019 में मस्क ने इमोजी रिकॉर्ड्स के माध्यम से साउंडक्लाउड पर एक रैप ट्रैक RIP हराम्बे जारी किया। यह ट्रैक, जो हराम्बे गोरिल्ला की हत्या और उसके बाद घटना के आसपास इंटरनेट सनसनी को संदर्भित करता है, युंग जेक द्वारा प्रदर्शित किया गया था। युंग जेक और कैरोलिन पोलाचेक द्वारा लिखा गया था और ब्लडपॉप द्वारा निर्मित किया गया था। अगले वर्ष मस्क ने एक EDM ट्रैक डोंट डाउट उर वाइब जारी किया, जिसमें उनके स्वयं के गीत और स्वर शामिल थे। जबकि गार्जियन के आलोचक एलेक्सी पेट्रिडिस ने इसे साउंडक्लाउड पर कहीं और पोस्ट किए गए बेडरूम इलेक्ट्रॉनिका के असंख्य सक्षम लेकिन रोमांचक अंशों से अप्रभेद्य बताया, टेकक्रंच ने कहा कि यह शैली का बुरा प्रतिनिधित्व नहीं है। प्राइवेट जेट, निजी जेट। 2003 में मस्क ने कहा कि उनका पसंदीदा विमान एल-39 अल्बाट्रोस था। वह स्पेसएक्स से जुड़ी कंपनी फाल्कन लैंडिंग LLC के स्वामित्व वाले एक निजी जेट का उपयोग करते हैं और अगस्त 2020 में दूसरा जेट हासिल किया। उन्होंने जेट का भारी उपयोग किया,
जिसने अकेले 2018 में 1,50,000 मील से अधिक की उड़ान भरी और परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन के उपयोग की आलोचना हुई है। उनके उड़ान उपयोग को एलोनजेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर ट्रैक किया जाता है। खाते के ट्विटर संस्करण को दिसंबर 2022 में ब्लॉक कर दिया गया था, जब मस्क ने कहा था कि उनके बेटे इसके चलते मस्क ने ट्विटर पर एलोनजेट अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उन पत्रकारों के अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया जिन्होंने इस घटना के संबंध में कहानियां पोस्ट की, जिनमें डोनी ओसुल्लीवन, कीथ ओल्बरमैन और द न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार शामिल थे। द वाशिंगटन पोस्ट, CNN और द इंटरसेप्टर। मस्क ने रिपोर्टिंग की तुलना डॉक्सिंग से की। पुलिस को विश्वास नहीं है कि खाते और कथित स्टॉकर के बीच कोई संबंध है। बाद में मस्क ने ट्विटर पर एक जनमत संग्रह कराया कि क्या पत्रकारों के खातों को बहाल किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप खाते बहाल हो गए। वेल्थ नेटवर्थ। अक्टूबर 2002 में जब पेपैल ईबे को बेचा गया तो मस्क ने $175.8 मिलियन कमाए। 2012 में उन्हें पहली बार $2 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ फोर्ब्स बिलियनेयर्स सूची में सूचीबद्ध किया गया था। 2020 की शुरुआत में मस्क की कुल संपत्ति $27 बिलियन थी। वर्ष के अंत तक उनकी कुल संपत्ति $150 अरब बढ़ गई थी, जिसका मुख्य कारण टेस्ला स्टॉक के लगभग 20% का स्वामित्व था। इस अवधि के दौरान मस्क की कुल संपत्ति अक्सर अस्थिर रही। उदाहरण के लिए 8 सितंबर को इसमें $16.3 बिलियन की गिरावट आई, जो उस समय ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के इतिहास में सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट थी। उसी वर्ष नवंबर में मस्क फेसबुक के सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एक हफ्ते बाद वह माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे अमीर बन गए। जनवरी 2021 में मस्क $185 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। अगले महीने बेजोस ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। 27 सितंबर 2021 को टेस्ला के स्टॉक में उछाल के बाद फोर्ब्स ने घोषणा की कि मस्क की कुल संपत्ति $200 बिलियन से अधिक है और वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नवंबर 2021 में मस्क $300 बिलियन से अधिक की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए। 30 दिसंबर 2022 को यह बताया गया कि टेस्ला में स्टॉक मूल्यों में गिरावट के कारण मस्क को अपनी कुल संपत्ति से $200 बिलियन का नुकसान हुआ और वह इतनी बड़ी राशि खोने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। जनवरी 2023 में मस्क को नवंबर 2021 के बाद से अपने वित्तीय घाटे के संबंध में इतिहास में व्यक्तिगत भाग्य का सबसे बड़ा नुकसान का अनुभव करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसे गिनीज ने फोर्ब्स के $182 बिलियन के अनुमान के अनुसार उद्धृत किया था। मस्क की व्यक्तिगत संपत्ति का प्रबंधन उनके पारिवारिक कार्यालय एक्सेशन LLC द्वारा किया जाता है, जिसे 2016 में गठित किया गया था और जेरेड बिरचेल द्वारा चलाया गया था। सोर्सेज ऑफ वेल्थ। मस्क की लगभग 75% संपत्ति नवंबर 2020 में टेस्ला स्टॉक से प्राप्त हुई थी। यह अनुपात दिसंबर 2022 तक गिरकर लगभग 37% हो गया। 2021 के अंत से कंपनी के शेयरों में लगभग $40 बिलियन बेचने के बाद मस्क टेस्ला से वेतन नहीं मिलता। वह 2018 में बोर्ड के साथ एक मुआवजे की योजना पर सहमत हुए जो उनकी व्यक्तिगत कमाई को टेस्ला के मूल्यांकन और राजस्व से जोड़ती है। सौदे में यह तय हुआ कि मस्क को मुआवजा केवल तभी मिलेगा जब टेस्ला निश्चित बाजार मूल्यों पर पहुंच जाए। यह किसी CEO और कंपनी बोर्ड के बीच हुआ अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। मई 2020 में दिए गए पहले पुरस्कार में वह बाजार से कम कीमतों पर 1.69 मिलियन टेस्ला शेयर, कंपनी का लगभग 1%,
खरीदने के पात्र थे, जिसकी कीमत लगभग $800 मिलियन थी। मस्क ने 2014 और 2018 के बीच $1.52 बिलियन की आय पर $455 मिलियन का टैक्स चुकाया। प्रोपब्लिका के अनुसार मस्क ने 2018 में कोई संघीय आयकर नहीं चुकाया। उन्होंने कहा कि उनकी बिक्री के आधार पर उनका 2021 का टैक्स बिल $12 बिलियन अनुमानित था। $14 बिलियन मूल्य का टेस्ला स्टॉक। मस्क ने बार बार खुद को नकदी की कमी के रूप में वर्णित किया है और संपत्ति के भौतिक आकर्षण में बहुत कम रुचि होने का दावा किया है। मई 2020 में उन्होंने लगभग सभी भौतिक संपत्ति बेचने का वादा किया। मस्क ने यह कहकर अपनी संपत्ति का बचाव किया है कि वह अंतरिक्ष में मानवता के बाहरी विस्तार के लिए संसाधन जमा कर रहे हैं। पर्सनल व्यूज एंड ट्विटर यूसेज, व्यक्तिगत विचार और ट्विटर उपयोग। 2009 में ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जाना जाता है, में शामिल होने के बाद से मस्क एक सक्रिय उपयोगकर्ता रहे हैं और नवंबर 2023 तक उनके 163 मिलियन से अधिक अनुयायी हैं। वह मीम्स पोस्ट करते हैं, व्यावसायिक हितों को बढ़ावा देते हैं और समसामयिक राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर टिप्पणियां करते हैं। मस्क के बयानों ने विवाद को जन्म दिया है, जैसे कि पसंदीदा लिंग सर्वनामों का मजाक उड़ाना और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना एडोल्फ हिटलर से करना। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनके योगदान को अराजक बताया है और मस्क के आलोचकों का तर्क है कि उनकी राय और उनके व्यावसायिक हितों के बीच अलगाव की कमी है। ट्विटर के सीईओ के रूप में मस्क गलत सूचना और दक्षिणपंथी साजिश सिद्धांतों के स्रोत के रूप में उभरे। उदाहरण के लिए, सामूहिक हत्यारे मॉरिसियो गार्सिया के बारे में ऑनलाइन विवरण का सुझाव देकर नाजीवाद में स्पष्ट रुचि को एक साइकोप के हिस्से के रूप में लगाया जा सकता था। उनके मार्गदर्शन में ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाइयों के जवाब में उन पर ट्रांसफोबिक होने के आरोप भी सामने आए। फाइनेंस। मस्क ने कहा कि अमेरिकी सरकार को कंपनियों को सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, बल्कि खराब व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए कार्बन टैक्स लगाना चाहिए। उनके विचार में मुक्त बाजार सबसे अच्छा समाधान प्राप्त करेगा और पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उत्पादन के परिणाम होने चाहिए। टेस्ला को अरबों डॉलर की सब्सिडी प्राप्त हुई है। इसके अलावा टेस्ला ने कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय स्तर पर पेश की गई शून्य उत्सर्जन क्रेडिट की सरकार द्वारा शुरू की गई प्रणालियों से बड़ी रकम अर्जित की, जिससे टेस्ला वाहनों को प्रारंभिक उपभोक्ता अपनाने में सुविधा हुई, क्योंकि सरकारों द्वारा दिए गए टैक्स क्रेडिट ने टेस्ला की बैटरी को सक्षम किया। मौजूदा कम कीमत वाले आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों को मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। टेस्ला अपना कुछ राजस्व यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली और चीनी राष्ट्रीय कार्बन व्यापार योजना दोनों द्वारा कंपनी को दिए गए कार्बन क्रेडिट की बिक्री से उत्पन्न करता है। शॉर्ट सेलिंग के लंबे समय से विरोधी मस्क ने बार बार इस प्रथा की आलोचना की है और तर्क दिया है कि इसे अवैध होना चाहिए। वायर्ड पत्रिका ने अनुमान लगाया कि मस्क का शॉर्ट सेलिंग का विरोध इस बात से उपजा है कि कैसे शॉर्ट सेलर्स को उनकी कंपनियों के बारे में प्रतिकूल जानकारी खोजने और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 2021 की शुरुआत में उन्होंने गेमस्टॉप शॉर्ट स्क्वीज को प्रोत्साहित किया। दिसंबर 2022 में मस्क ने टेस्ला में अपना $3.6 बिलियन का स्टॉक बेच दिया, जो कंपनी के 22 मिलियन शेयरों के बराबर है, साल की शुरुआत में प्रतिज्ञा करने के बावजूद कि वह कोई अतिरिक्त शेयर नहीं बेचेंगे। तकनीकी। मस्क ने क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा दिया है और पारंपरिक सरकार द्वारा जारी फिएट मुद्राओं की तुलना में उनका समर्थन किया है। बढ़ते क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में मस्क के ट्वीट्स के प्रभाव को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी के बारे में उनके बयानों को अर्थशास्त्री नूरी रूबिनी जैसे कुछ लोगों द्वारा बाजार में हेरफेर के रूप में देखा गया है।
मस्क की सोशल मीडिया पर बिटकॉइन और डॉगकॉइन की प्रशंसा को उनकी कीमतें बढ़ाने का श्रेय दिया गया। नतीजतन मस्क के सोशल मीडिया व्यवहार की पृष्ठभूमि में टेस्ला की 2021 की घोषणा कि उसने $1.5 बिलियन मूल्य का बिटकॉइन खरीदा ने सवाल खड़े कर दिए। क्रिप्टोकरेंसी खनन के पर्यावरणीय प्रभाव के कारण टेस्ला की घोषणा कि वह भुगतान के लिए बिटकॉइन स्वीकार करेगी पर्यावरणविदों और निवेशकों द्वारा आलोचना की गई थी। कुछ महीने बाद आलोचना के जवाब में मस्क ने ट्विटर पर घोषणा की कि टेस्ला अब बिटकॉइन में भुगतान स्वीकार नहीं करेगा और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान होने तक किसी भी बिटकॉइन लेनदेन में शामिल नहीं होगा। बड़े पैमाने पर पारगमन बुनियादी ढांचे के निर्माण में बोरिंग कंपनी की भागीदारी के बावजूद मस्क ने सार्वजनिक परिवहन की आलोचना की है और व्यक्तिगत परिवहन निजी वाहनों को बढ़ावा दिया है। उनकी टिप्पणियों को अभिजात्य कहा गया है और परिवहन और शहरी नियोजन विशेषज्ञों दोनों ने व्यापक आलोचना की है, जिन्होंने बताया है कि घने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन अधिक किफायती, अधिक ऊर्जा कुशल है और निजी कारों की तुलना में बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। अस्तित्व संबंधी खतरे। मस्क को भविष्य की आबादी की जरूरतों पर जोर देते हुए दीर्घावधिवाद में विश्वास करने वाला बताया गया है। तदनुसार मस्क ने कहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने टर्मिनेटर जैसे एआई सर्वनाश की चेतावनी दी है और सुझाव दिया है कि सरकार को इसके सुरक्षित विकास को विनियमित करना चाहिए। 2015 में स्टीफन हॉकिंग और सैकड़ों अन्य लोगों के साथ मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओपन लेटर के सहस्ताक्षरकर्ता थे, जिसमें स्वायत्त हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था। मस्क के एआई रुख को कंप्यूटर वैज्ञानिक यान लेकुन और मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग जैसे आलोचकों द्वारा चिंताजनक और सनसनीखेज कहा गया है और थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने मस्क को अपना वार्षिक लुडाइट पुरस्कार देने का नेतृत्व किया। 2016 मस्क ने जलवायु परिवर्तन को एआई के बाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और कार्बन टैक्स की वकालत की है। मस्क जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख के आलोचक थे और पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के ट्रंप के 2017 के फैसले के बाद उन्होंने 2 राष्ट्रपति व्यापार सलाहकार परिषदों से इस्तीफा दे दिया। मस्क ने लंबे समय से मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया है और तर्क दिया है कि मानवता को बहुग्रहीय प्रजाति बनना चाहिए। उन्होंने मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए परमाणु हथियारों के उपयोग का सुझाव दिया है। उन्होंने मंगल ग्रह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने की कल्पना की, जिसमें एक ऐसी प्रणाली होगी जिसमें कानूनों को हटाने के बजाय उन्हें बनाने के लिए अधिक वोटों की आवश्यकता होगी। मस्क ने मानव जनसंख्या में गिरावट के बारे में भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मंगल ग्रह पर मानव जनसंख्या 0 है। हमें एक बहुग्रहीय सभ्यता बनने के लिए बहुत सारे लोगों की आवश्यकता है। 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के सीईओ काउंसिल सत्र में बोलते हुए मस्क ने कहा कि घटती जन्म दर और इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या में गिरावट मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक है। राजनीति। जबकि अक्सर उदारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है, मस्क ने खुद को राजनीतिक रूप से उदारवादी कहा है और जब वह कैलिफोर्निया में रहते थे तो एक पंजीकृत स्वतंत्र मतदाता थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मस्क ऐसे विचार व्यक्त करते हैं जो अमेरिकी द्विआधारी बाएंदाएं राजनीतिक ढांचे में फिट नहीं बैठते हैं। ऐतिहासिक रूप से मस्क ने डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को दान दिया है, जिनमें से कई ऐसे राज्यों में हैं जिनमें उनका निहित स्वार्थ है। 2010 के अंत की शुरुआत से मस्क का राजनीतिक योगदान लगभग पूरी तरह से रिपब्लिकन का समर्थन करने में स्थानांतरित हो गया है। मस्क ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को वोट दिया था।
2020 डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में मस्क ने उम्मीदवार एंड्रयू यांग का समर्थन किया और उनकी प्रस्तावित सार्वभौमिक बुनियादी आय के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कान्ये वेस्ट के 2020 के राष्ट्रपति अभियान का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन को वोट दिया। 2022 में मस्क ने कहा कि वह डेमोक्रेट्स का अब समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वे विभाजन और नफरत की पार्टी हैं, और उन्होंने स्वतंत्र विचारधारा वाले मतदाताओं को रिपब्लिकन को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक ट्वीट लिखा। 2022 के अमेरिकी चुनावों में जो सोशल मीडिया अधिकारियों के बीच एक असाधारण बात थी, जो आमतौर पर पक्षपातपूर्ण राजनीतिक वकालत से बचते हैं। उन्होंने 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन रॉन डेसेंटिस का समर्थन किया है, और ट्विटर ने एक ट्विटर स्पेस इवेंट में डेसेंटिस के अभियान की घोषणा की मेजबानी की है। अगस्त 2023 में मस्क ने ट्विटर स्पेस पर विवेक रामास्वामी की मेजबानी की और अपना समर्थन साझा किया। मई 2023 तक मस्क किसी भी विशिष्ट उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर रहे थे। मस्क ने अरबती कर का विरोध किया है और उन्होंने ट्विटर पर बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज और एलिजाबेथ वॉरेन जैसे वामपंथी झुकाव वाले डेमोक्रेटिक राजनेताओं के साथ बहस की है। उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शनों के बारे में सवाल उठाए हैं, जो आंशिक रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि वाक्यांश "हाथ ऊपर करो, गोली मत मारो" बनाया गया था। मस्क ने स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति के हमले से संबंधित एक निराधार सिद्धांत को भी बढ़ावा दिया, लेकिन मस्क ने अपना ट्वीट हटा दिया। मई 2022 में मस्क ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के साथ अमेज़न वर्षावन की रक्षा के लिए परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए ब्राजील की यात्रा की। मस्क ने चीन की प्रशंसा की है और इसे चीनी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध बताया है, जिससे टेस्ला को अपने बाजारों तक पहुंच की अनुमति मिलती है। गीगा फैक्ट्री शंघाई द्वारा वाहनों के पहले बैच का उत्पादन करने के बाद मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोगों की आलोचना करते हुए चीनी सरकार और चीनी लोगों को धन्यवाद दिया। 207 से 208 2022 में मस्क ने चीन साइबर स्पेस के लिए एक लेख लिखा, जो चीन के साइबर स्पेस प्रशासन का आधिकारिक प्रकाशन है, जो चीन में इंटरनेट सेंसरशिप लागू करता है। उनके लेख लिखने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की उनकी वकालत के साथ विरोधाभासी बताया गया। मस्क ने बाद में ताइवान को चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र बनाने की वकालत की, जिसकी ताइवानी सांसदों ने सभी पार्टियों से आलोचना की। अक्टूबर 2022 में मस्क ने रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप को अपने पास रखने की अनुमति देकर यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को हल करने के लिए एक ट्विटर पोल और शांति योजना पोस्ट की, जबकि यूक्रेन तटस्थ स्थिति अपनाएगा और नाटो में शामिल होने की बोली छोड़ देगा। यह बताया गया कि मस्क ने प्रस्ताव से पहले कथित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की थी, जिसे मस्क ने नकार दिया। मस्क ने बार बार चिंता व्यक्त की है कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे युद्ध से परमाणु हथियारों का उपयोग हो सकता है और तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है। 10 नवंबर 2023 को एक यूट्यूब पॉडकास्ट साक्षात्कार में मस्क ने 2023 के इजराइल-हमास युद्ध के दौरान गाजा पट्टी में इजराइल की जवाबी कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि हमास सबसे आक्रामक प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए सबसे खराब अत्याचार करना चाहता था। इजराइल से उन्होंने कहा कि यदि आप गाजा में किसी के बच्चे को मारते हैं, तो आपने कम से कम कुछ हमास सदस्य बना लिए हैं जो सिर्फ एक इजरायली को मारने के लिए मरेंगे। 17 नवंबर 2023 को मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक नीति परिवर्तन की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि एक्स उपयोगकर्ता जो डिकोलोनाइजेशन और नदी से समुद्र तक या इसी तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जो यहूदियों के नरसंहार का संकेत देते हैं, इजराइल में लोगों को निलंबित कर दिया जाएगा।
कई हफ्ते बाद मस्क ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ किबुत्ज कफर अज़ा का दौरा करके इजरायल की यात्रा की, जो 2023 में इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के बाद का हिस्सा था, और इसे झटका देने वाला बताया। यहूदी विरोधी भावना का आरोप। इजरायली सरकार और कई मीडिया आउटलेट्स ने मस्क पर जॉर्ज सोरोस की साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के कारण यहूदी विरोधी भावना बोने का आरोप लगाया। हालांकि कुछ इजरायली अधिकारियों ने मस्क का बचाव किया और इस बात से इनकार किया कि सोरोस की उनकी आलोचना यहूदी विरोधी थी। 15 नवंबर 2023 को ट्विटर उपयोगकर्ता चार्ल्स वेबर, जो एक यहूदी रूढ़िवादी के रूप में पहचान रखते हैं, ने stopjewishhate.org से हिटलर सही था वाक्यांश की निंदा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। वेबर ने वीडियो को कैप्शन दिया, इंटरनेट की गुमनामी के पीछे छिपने वाले और हिटलर सही था पोस्ट करने वाले कायरों के लिए आपको कुछ कहना है जो आप कहना चाहते हैं। आप इसे हमारे चेहरे पर क्यों नहीं कहते? जवाब में एक दूसरे उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया, ठीक है। यहूदी समुदाय गोरों के खिलाफ ठीक उसी प्रकार की द्वंद्वात्मक नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं जिसका वे दावा करते हैं कि लोग उनके खिलाफ नफरत का इस्तेमाल करना बंद कर दें। मुझे सबसे छोटी बात देने में गहरी दिलचस्पी नहीं है। अब पश्चिमी यहूदी आबादी को यह परेशान करने वाला एहसास हो रहा है कि अल्पसंख्यकों की जो भीड़ अपने देश में बाढ़ का समर्थन करती है, वह वास्तव में उन्हें बहुत पसंद नहीं करती है। आप चाहते हैं कि सच्चाई आपके चेहरे पर कही जाए, वह मौजूद है। इस दूसरे यूजर को मस्क ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सच कहा है। ट्वीट को व्यापक रूप से श्वेत राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रतिध्वनित करने वाला माना गया और एक अन्य यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांत की पुष्टि की गई कि यहूदी गोरों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देते हैं। अगले दिन मस्क ने एक ट्वीट किया जिसे आलोचकों ने श्वेत गौरव का समर्थन माना। विज्ञापनदाताओं ने उनके ट्वीट से दूरी बना ली। मस्क ने लिखा कि वह नहीं मानते कि सभी यहूदी समुदाय गोरे लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से एंटी डिफेमेशन लीग को निशाना बनाया। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि यहूदियों की उनकी आलोचना सिर्फ एडीएल के अलावा और भी समूहों पर लागू होती है। आप SIC सही हैं कि यह सभी यहूदी समुदायों तक नहीं फैलता है, लेकिन यह सिर्फ एडीएल तक ही सीमित नहीं है। 29 नवंबर 2023 को डीलबुक शिखर सम्मेलन में मस्क की हालिया पोस्ट के बाद एक्स पर विज्ञापन बंद करने के अपने फैसले को समझाते हुए डिज्नी के CEO बॉब इगर की टिप्पणियों के बाद पत्रकार एंड्रयू रॉस सॉर्किन ने विज्ञापनदाताओं की वापसी के बारे में मस्क से सवाल किया। मस्क ने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि वे रुक जाएंगे। विज्ञापन न करें, और अगर कोई मुझे विज्ञापन के जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है, तो खुद बकवास करो। खुद बकवास करो। क्या यह स्पष्ट है? मुझे उम्मीद है कि यह है। मस्क ने इगर की ओर इशारा करते हुए कहा, हे बॉब, अगर आप दर्शकों में हैं। मस्क ने सॉर्किन को स्वीकार किया कि उनका एक ट्वीट जो एक यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांत की पुष्टि करता है, एक गलती थी। उन्होंने कहा, मैंने उन लोगों को एक भरी हुई बंदूक सौंपी जो मुझसे नफरत करते हैं और उन लोगों को जो यहूदी विरोधी हैं, और इसके लिए मुझे काफी खेद है। मस्क ने अपने ट्वीट को मेरे द्वारा किए गए सबसे मूर्खतापूर्ण नहीं तो सबसे मूर्खतापूर्ण कामों में से एक बताया। जनवरी 2024 में एलोन मस्क ने यूरोपीय यहूदी संघ के अध्यक्ष रब्बी, रूढ़िवादी राजनीतिक टिप्पणीकार बेन शापिरो और होलोकॉस्ट उत्तरजीवी गिदोन लेव के साथ ऑशविट्स एकाग्रता शिविर का दौरा किया। उन्होंने एक सम्मेलन में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना के बारे में भी बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस यात्रा को एक छवि पुनर्वास यात्रा का एक हिस्सा बताया। कोविड-19। मस्क की कोविड-19 महामारी से संबंधित उनकी सार्वजनिक टिप्पणियों और आचरण के लिए आलोचना की गई थी। उन्होंने वायरस के बारे में गलत सूचना फैलाई,
जिसमें क्लोरोक्वीन के लाभों पर व्यापक रूप से बदनाम पेपर को बढ़ावा देना और यह दावा करना शामिल था कि COVID-19 से मृत्यु के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे। मार्च 2020 में मस्क ने कहा, कोरोना वायरस की दहशत गूंगी है। टेस्ला कर्मचारियों को एक ईमेल में मस्क ने COVID-19 को सामान्य सर्दी का विशिष्ट रूप कहा और भविष्यवाणी की कि पुष्टि किए गए COVID-19 मामले अमेरिकी आबादी के 0.1% से अधिक नहीं होंगे। 19 मार्च 2020 को मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के अंत तक अमेरिका में संभवतः 0 के करीब नए मामले होंगे। पॉलिटिको ने इस बयान को 2020 के सबसे साहसी, आत्मविश्वासपूर्ण और शानदार रूप से गलत पूर्वानुमानों में से एक करार दिया। मस्क ने यह भी झूठा कहा कि बच्चे COVID-19 के प्रति अनिवार्य रूप से प्रतिरक्षित हैं। मस्क ने COVID-19 लॉकडाउन की निंदा की और शुरू में स्थानीय आश्रय स्थान आदेश की अवहेलना करते हुए मार्च 2020 में टेस्ला फ्रेमोंट फैक्ट्री को बंद करने से इनकार कर दिया। मई 2020 में उन्होंने स्थानीय घर पर रहने के आदेश की अवहेलना करते हुए टेस्ला फैक्ट्री को फिर से खोल दिया और श्रमिकों को चेतावनी दी कि उन्हें अवैतनिक भुगतान किया जाएगा और उनके बेरोजगारी लाभ को समाप्त किया जा सकता है। यदि वे काम पर नहीं आए तो खतरे में पड़ जाएंगे। दिसंबर 2022 में मस्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के पूर्व निदेशक एंथनी फॉसी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आह्वान किया। मार्च 2020 में मस्क ने वादा किया था कि कमी होने पर टेस्ला COVID-19 रोगियों के लिए वेंटिलेटर बनाएगा। न्यूयॉर्क शहर के मेयर बिल डी ब्लासियो जैसे लोगों द्वारा मस्क की पेशकश पर प्रतिक्रिया देने के बाद मस्क ने वेंटिलेटर दान करने की पेशकश की, जिसे टेस्ला बनाएगा या किसी तीसरे पक्ष से खरीदेगा। हालांकि मस्क ने BiPAP और CPAP मशीनों को खरीदना और दान करना शुरू कर दिया, जो कि अधिक महंगी और मांग वाली मैकेनिकल वेंटिलेटर मशीनों के बजाय जो सांस लेने में सक्षम हैं। ऐसे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति की सांस लेने में सहायता करते हैं। पूरी तरह से एक रोगी। सितंबर 2020 में मस्क ने कहा कि वह COVID-19 वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें और उनके बच्चों को कोविड का खतरा नहीं है। 2 महीने बाद मस्क को COVID-19 हो गया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि उनके COVID-19 रैपिड एंटीजन परीक्षण के परिणाम संदिग्ध थे, क्योंकि एक ही नर्स के साथ एक ही उपकरण पर उनका 4 बार परीक्षण किया गया था, लेकिन समान संख्या में सकारात्मक परिणाम आए थे और नकारात्मक परिणाम। इसके बाद टोरंटो में प्रिंसेस मार्गरेट कैंसर सेंटर के एक पोस्ट डॉक्टरल फेलो ने एक ट्वीट में बताया कि यह परिणाम परीक्षण के मूल्य को कम क्यों नहीं करता है। उन्होंने मस्क को स्पेस करेंट कहा, जो तब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ। दिसंबर 2021 में मस्क ने कहा कि उन्हें और उनके योग्य बच्चों को टीका मिला है। उन्होंने कहा कि COVID टीकों के पीछे का विज्ञान स्पष्ट था, लेकिन उन्होंने COVID वैक्सीन जनादेश के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया। पर्सनल लाइफ। 2000 के दशक की शुरुआत से 2020 के अंत तक मस्क कैलिफोर्निया में रहे, जहां टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों की स्थापना हुई थी। इसके बाद वह यह कहते हुए टेक्सास चले गए कि कैलिफोर्निया अपनी आर्थिक सफलता को लेकर संतुष्ट हो गया है। 2021 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते समय मस्क ने कहा कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है, हालांकि उनका कभी भी चिकित्सकीय निदान नहीं किया गया है। मस्क ने अपने और मार्क जुकरबर्ग के बीच प्रस्तावित लड़ाई की तैयारी के दौरान ब्राजीलियाई जिउजित्सु में प्रशिक्षण लिया। अपने खाली समय में वह क्वेक, डियाब्लो 4, एल्डन रिंग और पॉलिटोपिया सहित वीडियो गेम खेलते हैं। रिश्ते और बच्चे। मस्क के 10 जीवित बच्चे हैं। उनकी पहली पत्नी कनाडाई लेखिका जस्टिन विल्सन से मुलाकात कनाडा के ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उन्होंने 2000 में शादी की।
2002 में उनके पहले बच्चे की 10 सप्ताह की उम्र में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद दंपति ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए आईवीएफ का इस्तेमाल किया। 2004 में उनके जुड़वा बच्चे हुए और उसके बाद 2006 में 3 बच्चे हुए। इस जोड़े ने 2008 में तलाक ले लिया और अभिरक्षा साझा की। 2022 में सबसे बड़ी जुड़वा ने एक ट्रांस महिला के रूप में अपनी लिंग पहचान को दर्शाने के लिए और अपने अंतिम नाम के रूप में विल्सन का उपयोग करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल लिया, क्योंकि वह अब मस्क के साथ जुड़े रहना नहीं चाहती थी। मस्क ने अपनी बेटी के अलगाव के लिए फाइनेंशियल टाइम्स को नवमार्क्सवादियों द्वारा कुलीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों के कथित अधिग्रहण के रूप में वर्णित किया। 2008 में मस्क ने अंग्रेजी अभिनेत्री तलुलाह रिले के साथ डेटिंग शुरू की। उन्होंने 2 साल बाद स्कॉटलैंड के डोरनोच कैथेड्रल में शादी कर ली। 2012 में अगले वर्ष दोबारा शादी करने से पहले जोड़े ने तलाक ले लिया। 2014 में संक्षिप्त रूप से तलाक के लिए आवेदन करने के बाद मस्क ने 2016 में रिले से दूसरे तलाक को अंतिम रूप दिया। इसके बाद मस्क ने 2017 में कई महीनों तक एम्बर हर्ड को डेट किया। कथित तौर पर वह 2012 से उसका पीछा कर रहा था। 2018 में मस्क और कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स ने कहा था कि वे डेटिंग कर रहे हैं। ग्रिम्स ने मई 2020 में अपने बेटे को जन्म दिया। मस्क और ग्रिम्स के अनुसार उसका नाम XAEA12 था। हालांकि नाम ने कैलिफोर्निया के नियमों का उल्लंघन किया होगा, क्योंकि इसमें ऐसे अक्षर शामिल थे जो आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं हैं। 513, 514 और फिर इसे XAEA12 में बदल दिया गया। इससे और अधिक भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि AE आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर नहीं है। अंततः बच्चे का नाम XAEA12 मस्क रखा गया। पहला नाम X, मध्य नाम AE12 और उपनाम मस्क रखा गया। दिसंबर 2021 में ग्रिम्स और मस्क की दूसरी संतान हुई, एक बेटी जिसका नाम एक्सा डार्क साइड्रेल मस्क उपनाम Y है, जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुई थी। गर्भावस्था के बावजूद मस्क ने उन रिपोर्टों की पुष्टि की कि युगल सितंबर 2021 में अर्धलग हो गए थे। दिसंबर 2021 में टाइम के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि वह सिंगल हैं। मार्च 2022 में ग्रिम्स ने मस्क के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा, मैं शायद उसे अपने प्रेमी के रूप में संदर्भित करूंगा, लेकिन हम बहुत तरल हैं। उस महीने के अंत में ग्रिम्स ने ट्वीट किया कि उसका और मस्क का फिर से ब्रेकअप हो गया है। सितंबर 2023 में यह बताया गया कि इस जोड़े का तीसरा बच्चा है, एक बेटा जिसका नाम टेक्नोमैकेनिकस ताऊ मस्क है। अक्टूबर 2023 में ग्रिम्स ने माता-पिता के अधिकारों और अपने सबसे बड़े बेटे की हिरासत को लेकर मस्क पर मुकदमा दायर किया। जुलाई 2022 में इनसाइडर ने अदालती दस्तावेज प्रकाशित किए, जिससे पता चला कि मस्क को नवंबर 2021 में न्यूरालिंक के संचालन और विशेष परियोजनाओं के निदेशक शिवोन जिलिस के साथ जुड़वा बच्चे हुए थे। उनका जन्म दिसंबर में सरोगेट के माध्यम से मस्क और ग्रिम्स के दूसरे बच्चे के जन्म से कुछ हफ्ते पहले हुआ था। यह समाचार कार्यस्थल नैतिकता के बारे में प्रश्न उठाता है, यह देखते हुए कि जिलिस ने सीधे मस्क को रिपोर्ट किया था। इसके अलावा जुलाई 2022 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि मस्क का कथित तौर पर 2021 में गूगल के सहसंस्थापक सर्गेई ब्रिन की पत्नी निकोल शानहन के साथ संबंध था, जिसके कारण अगले वर्ष उनका तलाक हो गया। मस्क ने रिपोर्ट का खंडन किया। मस्क का ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री नताशा बैसेट के साथ भी रिश्ता था, जिन्हें कभी-कभी प्रेमिका के रूप में वर्णित किया गया है। कानूनी मामले। मई 2022 में बिजनेस इनसाइडर ने एक अनाम स्पेसएक्स कॉन्ट्रैक्ट फ्लाइट अटेंडेंट के एक गुमनाम दोस्त का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मस्क 2016 में यौन दुराचार में शामिल थे।
सूत्र ने कहा कि नवंबर 2018 में मस्क, स्पेसएक्स और पूर्व फ्लाइट अटेंडेंट ने एक विच्छेद समझौते में प्रवेश किया। दावों पर मुकदमा न करने के वादे के बदले परिचारक को $2,50,000 का भुगतान देना। मस्क ने जवाब दिया, अगर मैं यौन उत्पीड़न में शामिल होने के लिए इच्छुक होता तो यह मेरे पूरे 30 साल के करियर में पहली बार होने की संभावना नहीं है कि यह प्रकाश में आता है। उन्होंने बिजनेस इनसाइडर के लेख पर राजनीति से प्रेरित हिट पीस होने का आरोप लगाया। लेख के जारी होने के बाद टेस्ला के स्टॉक में 6% से अधिक की गिरावट आई। मस्क की कुल संपत्ति $10 बिलियन कम हो गई। बैरन ने लिखा, कुछ निवेशकों ने मुख्य जोखिम माना, यह खतरा कि एक व्यक्ति की हानि से कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। अप्रैल 2023 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स की सरकार ने एक मुकदमे में दस्तावेजों के लिए मस्क को सम्मन देने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जेपी मॉर्गन चेज ने जेफरी एपस्टीन के यौन तस्करी ऑपरेशन से मुनाफा कमाया। मई में एक न्यायाधीश ने टेस्ला के माध्यम से मस्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवा देने के यूएस वर्जिन आइलैंड्स के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अमेरिकी क्षेत्र को मस्क को ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। दस्तावेजों के लिए मस्क को सम्मन देने के प्रयास उन्हें किसी भी गलत काम में नहीं फंसाते हैं और मस्क की शपथ के तहत गवाही देने की मांग नहीं करते हैं। मस्क की पूर्व प्रेमिका ग्रिम्स ने हिरासत विवाद के तहत सितंबर 2023 के अंत में माता-पिता संबंध याचिका दायर की। यह याचिका 1 महीने बाद आई है, जब ग्रिम्स ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खुले तौर पर उन पर अपने 3 बच्चों में से सबसे छोटे बच्चों तक पहुंच को रोकने का आरोप लगाया था। लॉस एंजल्स स्थित 22 वर्षीय कॉलेज स्नातक बेन ब्रॉडी ने अक्टूबर 2023 में मस्क के खिलाफ $1 मिलियन से अधिक का मुकदमा शुरू किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मस्क ने पोर्टलैंड, ओरेगॉन के पास नवनाजी चरमपंथी समूह की ओर से एक हिंसक सड़क विवाद में भागीदार के रूप में उनकी गलत पहचान की थी। ब्रॉडी की शिकायत के अनुसार मस्क के एक्स पोस्ट में से एक ने साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया कि बेन ब्रॉडी की चरमपंथी विवाद में कथित भागीदारी का मतलब था कि घटना शायद अमेरिकी जनता को धोखा देने के लिए एक झूठा झंडा अभियान था। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मस्क के आरोपों के कारण ब्रॉडी और उनके परिवार को उत्पीड़न और धमकियों का शिकार होना पड़ा। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने मस्क पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह इस जांच में गवाही देने से इनकार कर रहे थे कि क्या उन्होंने 2022 में ट्विटर स्टॉक खरीदकर संघीय कानून का उल्लंघन किया है। के अनुसार मुकदमे में मस्क ने 2022 में 2 बार गवाही दी, लेकिन 2023 में तीसरी बार गवाही देने से इनकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि SEC उन्हें परेशान कर रहा था। दिसंबर 2023 में न्यायाधीश लॉरेल बीलर ने फैसला सुनाया कि मस्क को SEC के लिए फिर से गवाही देनी होगी। जनवरी 2024 में न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने टॉर्नेटा बनाम मस्क एट अल मामले में फैसला सुनाया कि टेस्ला से मस्क का $55 बिलियन का वेतन पैकेज रद्द कर दिया जाए। मैककॉर्मिक ने कंपनी के बोर्ड द्वारा दिए गए मुआवजे को अथाह राशि कहा, जो शेयरधारकों के लिए अनुचित था। टेस्ला के शेयरधारक रिचर्ड टॉर्नेटा द्वारा 2018 में डेलावेयर में मुकदमा दायर किया गया था। फैसले के जवाब में मस्क ने एक्स पर पोस्ट किया, कभी भी अपनी कंपनी को डेलावेयर राज्य में शामिल न करें। जनता की धारणा। हालांकि 2000 के दशक में उनके उद्यम अपने स्वयं के उद्योगों में प्रभावशाली थे, मस्क केवल 2010 की शुरुआत में ही एक सार्वजनिक व्यक्ति बन गए। उन्हें एक सनकी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो सहज और विवादास्पद बयान देता है, जो अन्य अरबपतियों के विपरीत है, जो अपने व्यवसायों की रक्षा के लिए एकांत प्रियता पसंद करते हैं। वेंस ने ट्विटर पर मस्क की कुछ हद तक दार्शनिक, कुछ हद तक ट्रोल भूमिका के कारण लोगों की राय को ध्रुवीकृत बताया। मस्क मार्वल फिल्म आयरन मैन
2008 में टोनी स्टार्क के चरित्र चित्रण के लिए आंशिक प्रेरणा थे। मस्क ने फिल्म के 2010 सीक्वल आयरन मैन 2 में भी एक कैमियो भूमिका निभाई थी। मस्क ने माचेटे किल्स 2013 वाई हिम जैसी अन्य फिल्मों में कैमियो और उपस्थिति दर्ज की है। 2016 और मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल 2019 टेलीविजन श्रृंखला जिसमें वह दिखाई दिए हैं उनमें द सिम्पसंस, द मस्क हू फेल टू अर्थ 2015, द बिग बैंग थ्योरी, द प्लेटोनिक परमुटेशन 2015, साउथ पार्क, केवल सदस्य 2016, यंग शेल्डन, ए पैच, ए मोडेम एंड ए ज़ैंटैक 2017, 560, रिक एंड मोर्टी, वन क्रू ओवर द क्रूकू मोर्टी 2019 और सैटरडे नाइट लाइव 2021। 563 उन्होंने वृत्तचित्र रेसिंग एक्सटिंक्शन 2015 और वर्नर हर्जोग द्वारा निर्देशित लो एंड बीहोल्ड 2016 में साक्षात्कार में योगदान दिया। मस्क को 2018 में रॉयल सोसाइटी FRS का फेलो चुना गया था। 2015 में उन्हें येल विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में मानद डॉक्टरेट और IEEE मानद सदस्यता प्राप्त हुई। फाल्कन रॉकेट के विकास में उनके योगदान के लिए पुरस्कारों में 2008 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स जॉर्ज लो ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड, 2010 में फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल गोल्ड स्पेस मेडल और रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी शामिल हैं। 2012 में स्वर्ण पदक। टाइम ने 4 मौकों पर 2010, 2013, 2018 और 2021 में मस्क को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। मस्क को चुना गया था 2021 के लिए टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। तब टाइम के प्रधान संपादक एडवर्ड फेल्सेंथल ने लिखा था कि पर्सन ऑफ द ईयर प्रभाव का एक मार्कर है और कुछ व्यक्तियों का पृथ्वी पर जीवन पर मस्क से अधिक प्रभाव रहा है और संभावित रूप से पृथ्वी से बाहर भी जीवन है। फरवरी 2022 में मस्क को नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के लिए चुना गया। एक्स में उथल-पुथल भरे साल और विवादों के बाद द न्यू रिपब्लिक ने मस्क को 2023 काउंटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया।